अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, भारतीय हुकूमत चीन से लद्दाख के महाज पर टकराव और पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर कश्मीर में जारी भारतीय फ़ौज के मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के बाद शदीद दबाव में है। इस दबाव को ज़ायल करने और अपने अवाम के गम गुस्से को ठंडा करने के लिए मोदी हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नया महाज खोल कर चीन से खाए जो ज़ख़म है उनको भरने की नाकाम कोशिश कर रही है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए भारतीय हुकूमत ने एक नई चाल अब चली है और नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने के अमले पर जासूसी और शिद्दत पसंदों से रवाबित कायम करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए पाकिस्तानी हाई कमीशन से कहा है कि वो अपने अमले की तादाद घटाकर निस्फ सतह पर ले आए और इस फैसले का इत्तलाक एक हफ्ते के अंदर किया जाए। भारत के इस इक़दाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी के तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि पाकिस्तान के सिफारती अमले ने हमेशा बैनुल-अक़वामी सिफारती आदाब की पासदारी की है और भारत का ये जो ताज़ा इक़दाम है ये मकबूज़ा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और रियासती दहशतगर्दी से दुनिया की तवज्जो हटाने की एक काविश है। भारत के इस इक़दाम पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यह कहना है कि भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला वापस आएगा तो भारत का अमला भी वापस जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में भारत के सिफारत खाने को 7 दिन के अंदर अंदर सिफारती अमले में 50% कटौती करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना है कि चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत जो है अब ये मुंह छुपाता फिर रहा है। मैं बात करूंगी, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपने वक्त दिया। शाह साहब, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है लेकिन भारत जो है ये अपने पड़ोसियों के साथ लड़ने में मसरूफ़ है। मुख्तलिफ महाज खोल रहे हैं अपने पड़ोसियों के साथ इस वक्त भारत, और चीन से शिकस्त खाने के बाद अब भारत जो है वो मुंह छुपाता फिर रहा है। अपने मुल्क में भी उसको बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, बैनुल-अक़वामी बिरादरी में भी सुबकी हो रही है और अब पाकिस्तान के साथ जो सिफारती एक जंग शुरू कर दी है। पाकिस्तानी सिफारतकारों पर इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि पाकिस्तानी सिफारतकारों का जो 50% जो अमला है वो जो है ना भारत छोड़ दे। आपने भी कल कहा कि भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। क्या भारतीय सिफारती अमले को पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा आप लोगों ने आगाह कर दिया है? क्योंकि शाह साहब, जब दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बड़े ख़राब होते हैं तो कहा जाता है कि सिफारतकारी वो वाहिद ज़रिया होता है, तरीका होता है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में। तो ये जो एक सिफारती जंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये सिचुएशन इससे कितनी संगीन हो गई है? देखिए, ये दुनिया को इस चीज को इसका नोटिस देना चाहिए। सवाल ये है कि कदम लिया किसने है, ये इसकी इब्तदा किसने की है? पाकिस्तान ने तो नहीं की। उन्होंने कल हमारे जो डिप्टी हाई कमिश्नर है वहां उनको बुलाकर उनके हाथ में एक नोट वर्बाल थमा दिया और कहा कि आप, यानी कि पाकिस्तानी सफारतकार, आप जासूसी कर रहे हैं, आप दहशतगर्द तंजीमों से आपके राब्ते हैं, मन घड़त बेबुनियाद इल्जामात लगा दिए और फिर कहा कि हमने फैसला कर लिया है, कोई सफाई नहीं, कोई वजाहत नहीं, कोई शवाहिद नहीं, कुछ नहीं, हमने फैसला कर लिया है कि 7 रोज के अंदर आप अपना अमला जो है उसको 50% कम कर ले। ये उन्होंने थमा दिया। यकीनन उन्होंने फिर आके हमें बताया कि ये हमें नोट मोबाइल है। तो फॉरेन ऑफिस में फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, डीजी साउथ एशिया के साथ मैंने मीटिंग की और मैंने कहा फिल फॉर उनका जो यहाँ मंदूब है उसको बुलाओ और उसको कहो कि तुमने तजावुज किया है, ये तुमने सफारती आदाब की खिलाफ वर्जियां मुसलसल करते आ रहे हो, तुमने हमारे सफारतकारों को हरासा किया है, तुम उनको चेज करते हो, तुमने हमारे जो रिसेप्शंस हैं उन पर लोगों को आने से मना किया है, तुम वहां लोग खड़े करते हो कि हमारे रिसेप्शन पे, पाकिस्तान डे पे आप लोगों को आने को रोकते हैं, कभी हमने रोका है? आप अपना यहाँ अपने फंक्शंस करते हैं, कभी हमने किसी को रोका है? बिल्कुल रोका। ये तो वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी है, सफारती आदाब की खिलाफवर्जी है। आप ये कर रहे हो। अगर तुमने ये हरकत की तो बता दो जाके उनको कि आप भी तैयारी करो,
और यहाँ से अपना बिस्तर बांधो और आप भी 50% दिल्ली की तरफ रुख करो। ये हम बिल्कुल किसी मरूब नहीं होंगे, किसी कमजोरी भी नहीं आएंगे, जारियत नहीं करेंगे, पहल नहीं करेंगे, लेकिन मुनासिब जवाब देंगे। आपने हमारे फरवरी में हम पे जारियत की, हमने आपके जहाज मार गिराए, ये भी हमने आपके जो पायलट को रिटर्न किया मामलात को डी एस्केलेट और टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए। बिल्कुल। अब भी अगर तुम ये हरकत करोगे हम जवाब देंगे, तुम अपने फैसले पर आसानी कर। शायद ऐसा कोई दिन नहीं होता जब भारतीय फोर्सेस जो हैं वो बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद ना करें। आपने भी बड़ी दफ़ा ये बात की है, वज़ीर आज़म साहब भी इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि भारत अपनी मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए अब चीन में जो उसको शिकस्त हुई है, चीन के हाथों जो शिकस्त हुई है उससे अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए और भारतीय अवाम का जो प्रेशर है अपनी अवाम की तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। अब जबकि भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने है, भारत उस महाज पर मसरूफ़ है, तो क्या इसके बावजूद भी हम समझते हैं कि ये खतरात अपनी जगह मौजूद हैं, बरकरार हैं, भारत ऐसी कोई शरारत कर सकता है? यकीनन, बल्कि खदशा ज्यादा है अब, क्योंकि देखिए वहां तो उनको पड़ती है मार और वो अपना सवालों के जवाब दे पा रहे हैं और अपनी खिफ्फत मिटाने के लिए वो एक नया महाज खोलना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में उनकी ऑपोजिशन उन पर बेपनाह तनकीद कर रही है। वो जो लाशें आई है ना उनकी अफसरान की और सिपाहियों की, उनके घर वाले कहते हैं कि हमें हकायक तो बताएं। आप तो कह रहे थे कि आपने जो तस्वुर और आपने जो खाका खींचा है ये हकायक तो जमीनी हकायक उसके बरक्स निकल रहे हैं, तो हमें हकायक बताएं। हकायक को बता नहीं पा रहे। गुफ्तगू के जरिए मामलात को वो चीन कहता था डिफर लो, तो ये बाज नहीं आते थे और उन्होंने तामीरात शुरू कर दी, मुतनाज़ा इलाके में तामीरात शुरू कर दी, तो चीन ने उसका नोटिस किया और उल्टा उनकी अफवाज की जानिब से साजो सामान ना होने की शिकायत, फिर बैनुल अक़वामी बिरादरी का एक प्रेशर वहां सुबकी और फिर अवाम का प्रेशर। बिल्कुल सही। तो तवज्जो हटाने के लिए जो वहां माशी बदहाली आ गई है, जो उन्हें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, जो उनकी जो आपकी स्टॉक मार्केट्स का हाल देख लें, जो उनके कॉर्पोरेट सेक्टर का हाल देख लें, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हाल देख लें, इस सब से जो इंसानी हकूक की पामाली जो उन्हें की है और कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, 5 अगस्त के इकदाम तो कर लिए, बिल्कुल जान के लाले पड़ गए। अब बजोरे बाजू आप उन पर जबर कर रहे हैं, कमर नहीं तोड़ सकेंगे आप उनकी। बिल्कुल, ये आपको गलत फहमी है। सुन लो नरेंद्र मोदी, सुन लो जयशंकर, ये आपको गलत फहमी है कि आप बजोरे बाजू कश्मीरियों के हुर्रियत के जज्बे को दबा पाओगे, नहीं दबा पाओगे। 70 साल से वो तुम्हारा मुकाबला कर रहे हैं, वो तुम्हारी गोलियां बर्दाश्त कर रही हैं, वो तुम्हारा जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, वो खून दे रहे हैं और एक नई नस्ल तैयार हो गई है। सही। नौजवान तबके में तुम्हारे खिलाफ नफरत है। सही शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पाक फौज ने बेपनाह कुर्बानियां देकर वजीरिस्तान के इलाके, बलूचिस्तान के इलाकों में अमन कायम किया है और यकीनन भारत इसको वहां के अमन को सबोटाश करना चाहता है। चंद महीने पहले शाह साहब इंटेलिजेंस इदारों को ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली जो बताती हैं कि भारत वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में जो स्लीपर सेल्स हैं उनको फॉल करने में का जो है ना वो फैसला कर चुका है। कल आपने भी शाह साहब ये बात की कि भारत पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स को मुतहरिक कर सकता है। फिर अगर इस तनाजुर में देखें कि वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमले हुए, जिसमें कैप्टन और एक सिपाही की शहादत का वाकया पेश आया, इस तरह के हमले हम देखते हैं बलूचिस्तान में वक्तन फवक्तन ऐसे हमले होते रहते हैं। फिर अगर इसको इस तनाजुर में देखें कि MQM के रहनुमा मोहम्मद अनवर के इंकशाफात, तो क्या ये भारत की पाकिस्तान में कार्रवाइयों का मुंह बोलता सबूत नहीं है? देखिए, इस पे तो कोई शक और शुबा ही नहीं रहा। हाँ। इस पे तो अब कोई शक और शुबा ही नहीं रहा। और उन्होंने कहा, अनवर साहब ने कहा कि जनाब एडमिट किया, उन्होंने कहा हम ये पैसे देते रहे और कुछ लोग लेते रहे। बिल्कुल। अब इससे बड़ा वाज़े मौक़िफ़ क्या हो सकता है? या तो होता ना कोई मुखालिफ कह रहा होगा। हाँ। तो दस्ते रास्त है जो कह रहे हैं और कड़ाई खुल गई। इमरान खान तो अरसे दराज से ये कहते थे
और जब कोई उनके सामने आवाज उठाने की जरूरत नहीं करता था, इमरान खान वाहिद शख्सियत थी जिसने उसको अल्ताफ हुसैन को ललकारा। जो शख्स ये कहे कि पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान का बनना एक गलती थी, कोई पाकिस्तानी उसको बर्दाश्त कर सकता है? कोई महाजर जिनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी और पाकिस्तान की आजादी में, तहरीक पाकिस्तान में जिनका खून और पसीना शामिल है, क्या कोई महाजर घर इसको बर्दाश्त करेगा? सही। तो शाह साहब फिर हाथ तो वहां तक भी जाना चाहिए ना, हाथ तो फिर अल्ताफ हुसैन तक भी जाना चाहिए। इंशाल्लाह आप देखें, अल्लाह की लाठी ये आवाज है और देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। ये मेरा तजर्बा है। ठीक, बिल्कुल सही। शाह साहब, पार्टी के सीनियर वजीर हैं आप, पार्टी के सीनियर ओहदेदार हैं आप, अब कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी, बातें भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। गुज़श्ता हफ्ते जो हुकूमत इत्तेहादी BNP मेंगल की हुकूमत से अलहदगी के बाद अपोजिशन जमातें एक बार फिर से मुतहरिक हुई हैं और आपस में राब्ते तेज़ कर दिए हैं। बलोचिस्तान में तब्दीली के लिए भी अपोजिशन जमातें नाज़रीन मुतहरिक हो गई हैं। अख्तर मेंगल की जानिब से हुकूमत से अलहदगी के ऐलान के बाद हुकूमत की जानिब से उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई, जो कि नाकाम रही। अख्तर मेंगल से आसिफ जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ और मौलाना फजलुर रहमान इनसे 2 बार मुलाकात भी कर चुके हैं और मौलाना वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का भी इंदिया दे चुके हैं। दूसरी तरफ जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी ने भी मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया हुआ है और मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में हुकूमत से अलहदगी की धमकी भी दे दी है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने उनसे राब्ता भी किया, जबकि आज हुकूमती वफ़द ने उन्हें मनाने के लिए भी उनसे मुलाकात की है। इस तमाम सियासी हलचल में कुछ ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को सियासी महाज पर जल्द एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और जहाँ तक इन हाउस चेंज की बात है, इन हाउस तब्दीली की बात है, तो BNP मेंगल के हुकूमती इत्तेहाद से निकलने के बाद भी तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है ये अक्सरियत में ही है और हुकूमत को 177 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन के पास कुल मिलाकर 161 सीटें बनती हैं। अपोजिशन जमातों को अपनी हुकूमत बनाने के लिए 11 मजीद सीटें दरकार हैं, जो कि MQM और काफ लीग या बलोचिस्तानी अवामी पार्टी की हुकूमत से ज़ाहिर है ये अलहदगी की सूरत में ही मुमकिन हो सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में नाराज अरकान जरूर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, जिसका इशारा आज तहरीक इंसाफ के MNA राजा रियाज ने कुछ ऐसे दिया। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में टोटल तौर पे ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया है। अब एक चॉइस है कि या तो मैं इमरान खान को वोट दूं क्योंकि मैं उनके टिकट पर इलेक्ट हुआ हूं, और दूसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मैं इस्तीफा दे दूं और MNA शिप छोड़ दूं। और एक मैं नहीं, तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसियां उनकी वजह से सख्त नाराज हैं, नाला हैं। हालांकि PTI में एक ग्रुप भी मौजूद है जो 20-22 लोग हैं और वो इकट्ठे हैं, वो भी सख्त नाराज हैं, उनके साथ हुकूमत राब्ता कर रही है, ये मुझे पता है कि वो सख्त नाराज हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आज की मीटिंग का पूछना चाहूँगी। आज आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, असद उमर साहब से भी प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, मुख्तलिफ वज़रा से मिले। क्या आज की जो मीटिंग थी स्पेशली आपसे, क्या उस सारे तनाजुर में थी जो कल जो कुछ कैबिनेट के इजलास में हुआ, फवाद चौधरी के इंटरव्यू को लेकर जो एक हलचल मची हुई है, जिस तरीके से पार्टी की अंदरूनी बातें खुलकर सामने आ रही है, क्या इस हवाले से ही मीटिंग हुई आज? पहली बात तो ये है, आज की मीटिंग में अभी हम इकट्ठे थे, ये मौजू ज़ेरे बहस ही नहीं था। यकीन जानिए इसको कुछ लोगों ने ज्यादा ही उठा लिया। इसकी इतनी अहमियत नहीं है और कम से कम मैं इसको अहमियत नहीं दे रहा। देखिए, बात करना किसी का हक है और हम एहतराम की, PTI जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत में सबकी बात सुनी जाती है, एहतराम से सुनी जाती है और एहतराम से जवाब दिया जाता है। खुदा न खासा कोई अगर किसी को ये शक व शुबा है कि कोई जंग जदल होने वाली है, कोई इख्तलाफात हो गए हैं, उनको मायूसी होगी। उम्मीद ज्यादा ना बांधिएगा, होगा कुछ नहीं। बाहर के लोग फायदा तो उठाएंगे। बाहर वाले तो पिछले 2 साल से फायदे की तलाश में है। इंशाल्लाह फायदा नहीं पहुंचेगा उनको। उसकी वजह ये है, जो PTI के साथ मुंसलिक है,
वो इमरान खान की क़यादत पर, उनके चुनाव पर, उनकी पॉलिसीज पर मुकम्मल एतमाद कर भी करता था और आज भी करता है। लेकिन यही बातें तो शाह साहब फवाद चौधरी साहब ने की कि एक कमजोर टीम बनाई है, नॉन इलेक्टेड लोगों को जो है ना वो इलेक्टेड लोगों पर फौकियत दी जाती है। राजा रियाज साहब की आपने बातें सुन ली, उनका भी कहना है कि इस हुकूमत पर ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है, 26 लोगों का जो ग्रुप है वो बन गया है। तो ये बातें तो आपकी पार्टी से निकल कर सामने आ रही हैं कि पार्टी के अंदर क्या कहाँ दराड़े हैं, कैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कौन किसको निकालता है, कौन किसको लेकर आता है। देखिए, बात सुनिए, मैं आपकी बात समझ गया हूं, सुन लीजिए जी। मैं टेलीविजन पर, मैं मीडिया पर पार्टी के मामला डिस्कस नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार ओहदेदार हूं, मैं पार्टी का वाइस चेयरमैन हूं, मुझे पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुझे पार्टी के नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और मैं हरगिज़ इस बहस पे नहीं पड़ूंगा इसने क्या कहा। सब मोहतरम है मेरे लिए, सब मोहतरम है, और उन्होंने कहा, मैंने सुन लिया। आज की मीटिंग में इस पर कोई बात नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से? बिल्कुल भी नहीं। आपका ख्याल है वजीर आजम उनकी बेपनाह मसरूफियात है, हमारे बहुत से इश्यूज होते हैं। मीडिया के लिए तो चाशनी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए इतनी नहीं है। अच्छा शाह साहब, हुकूमत को इत्तेहादियों की नाराजगी से परेशानी है, बीएनपी अलहदा हो गई है, शाहजैन बुगटी ने एक हफ्ते का, उनकी पार्टी ने टाइम दे दिया एक हफ्ते का, फिर एमक्यूएम नाराज हुई थी, काफ लीग नाराज होती रहती है। तो इत्तेहादियों की नाराजगी से कोई परेशानी कोई है, कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं आप लोग इससे? देखिए, हाँ, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। पहली तो बात सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। पहले तो परेशानी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपने इत्तेहादियों का एहतराम, चाहे मेंगल साहब हो, चाहे दूसरे साहिबान हो, हमारे लिए मोहतरम है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। जो कुछ हमारे उनके साथ मुआहिदा है, हम मुआहिदे के कल भी पाबंद थे, हम आज भी पाबंद हैं, हम मुआहिदे से इनकार नहीं कर रहे। रफ्तार में देर सवेर हो सकती है, क्योंकि बेपनाह चैलेंजेस से हम कई माह से आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया हिल के रह गई है। जो कोविड-19 का मामला आया है, उसने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। इदारे, मईशतें, टैक्स कलेक्शन, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद आप पिछला बजट उठा के देख लें, उनकी जो ख्वाहिशात थी, हमने जानते हुए कि वो एक पसमानदा इलाका है, हमने उनका एहतराम किया, आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। उनके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, और उनकी तवक्कुआत पर हम पूरा उतरें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारे लेकिन शाह साहब, एक तरफ आपकी बातचीत चल रही है मेंगल साहब से, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना के जो लोग हैं वो शाहजैन बुगटी साहब से भी जो है ना वो राब्ते कर रहे हैं, फिर तहरीक अदम एतमाद लाने की भी बातें हो रही हैं। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। मुझे परेशानी नहीं है, आप भी परेशान ना हो। हाँ, हमें तो परेशानी इसलिए ना कि हुकूमत चल रही है, एक सिस्टम चल रहा है, इस हुकूमत को अपना जो पीरियड है, टाइम है, पूरा करना चाहिए, सिस्टम डीरेल नहीं होना चाहिए, ये परेशानी है। इंशाल्लाह चलेगी। इंशाल्लाह हुकूमत चलेगी, 5 साल पूरे करेगी, और जैसे हम पहले कहा करते थे, और जितने सियासी पंडित हैं उस बात पर मुत्तफिक नहीं होते थे, कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता, खैबर पख्तूनख्वा की ये रिवायत ही नहीं है। हम कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह 5 साल पूरे भी करेंगे और अगला टेन्योर भी लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल पूरे भी किए और ज्यादा मेजोरिटी लेकर आए। आज भी बहुत से पंडित कह रहे हैं आई गई, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह 5 साल पूरे होंगे और इनको सरप्राइज देंगे। सही, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमें JUIF के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ज्वाइन करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी JUIFA के रहनुमा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। मौलाना साहब, BNP की हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के बाद हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। सरदार अख्तर मेंगल साहब से मुलाकातें हो रही हैं, तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही हैं। ज़ाहिर है अगर तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं आप लोग तो अपोजिशन को ज़ाहिर है एक पेज पर आना पड़ेगा, अपोजिशन को इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर सवाल जहनों में ये उठता है कि मौलाना के धरने में अपोजिशन जमातों ने क्या रोल प्ले किया था, किसने साथ दिया था, किसने साथ नहीं दिया था, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अपोजिशन जमातों से भी आप लोग इस हवाले से राब्ते में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल जान जो हाल ही में उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद को तोड़ के और अपोजिशन में जाने का फ़ैसला किया और उसके बाद उनकी मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुई। शायद आज कल में जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है या होने वाली है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा मौक़िफ़ था रोज़े अव्वल से वो दुरुस्त साबित हुआ कि सरदार अख्तर मेंगल 1 साल नहीं 2 साल इंतज़ार में रहे और जो अपने मुतालिबात रखे या तरक्याती हवाले से उन्होंने अपने डिमांड्स रखे उसमें एक उसकी पेशरफ्त नहीं हुई। और फिर हाल ही में जो बजट पेश किया गया, आप इस हुकूमत की सलाहियत का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका GDP ग्रोथ जो है वो 0 को चला गया। तो आप क्या समझती हैं कि ये 5 साल इस तरह पूरे करेंगे, असासे बेचकर मालियाती इदारों से कर्जे लेकर इस तरह हुकूमत चलती है या हुकूमतें चलती हैं? तो ये तो अपोजिशन जमातों से पूछना चाहिए, साहब से पूछना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब से आप लोगों को पूछना चाहिए कि वो इस पर आपसे एग्री करते हैं कि 5 साल ऐसे आप लोगों ने चलने देना है या हमारा साथ देना है आप लोगों ने? ये बड़ा अहम सवाल है आपका, मगर आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि अपोजिशन की जो मजबूरियाँ हैं हम सबके सामने हैं कि वो केसों में जकड़े हुए हैं, मुख्तलिफ उन पे इल्ज़ामात हैं, आए रोज़ उनकी पेशियाँ लगती है। तो ये मसलहतें हैं उनकी। आप यकीन जानिए कि आज़ादी मार्च के मौके पर अगर अपोजिशन खुलकर ये जो बड़ी 2 जमातें ये खुलकर हमारे साथ देती तो शायद नक्शा बिल्कुल भी मुख्तलिफ होता। अब भी वक्त नहीं गुजरा, 2 साल की कारगुजारी जो है इमरान खान की वो सामने आ गई है। आज बजट आपने देख लिया, आज मुलाजिमीन सरापा एहतिजाज है, पेंशनर सरापा एहतिजाज है। मौलाना साहब मुझे ये बताएं, अभी आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी कह लें, टारगेट कह लें, वो क्या है? वफाक में तब्दीली आप लोग चाहते हैं, इन हाउस चेंज के लिए आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, या बलूचिस्तान हुकूमत में तब्दीली आप लोग चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप लोग? हमने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरी ऑल पार्टीज हमने बलूचिस्तान की, तीसरी और चौथी करने के बाद हम चाहेंगे कि मरकजी सतह पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें और उसका मकसद ये है कि हम मुश्तरकात पे मुत्तफिक हो कि हमने कहाँ से तब्दीली का आगाज़ शुरू करना है। और मैं समझता हूँ कि अख्तर मेंगल के जाने के बाद और शाज़ेम बुगटी भी इस कोशिश में है कि मैं हुकूमत छोड़ दूं, तो फिर तो हुकूमत सिर्फ हवा में खड़ी है। नहीं, मैंने बिलमुशाफा उनसे मेरी मुलाकात हुई है, शाज़ेम बुगटी से गुज़िश्ता रात जी मुलाकात हुई थी। तो उनका भी ख्याल है कि मैं अपोजिशन में आऊँ। अब उसके पीछे लगे हुए हैं मिन्नत समाजत के लिए, लेकिन इस वक्त विफाकी हुकूमत कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि वो फिजा में हवा में खड़ी है, उसकी कोई अपोजिशन नहीं है। अब इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जहांगीर तरीन जो है वो मुल्क से बाहर चला गया, उसके पास 20-25 मेंबर हैं, वो भी नाराज़ हैं, और मुस्लिम लीग काफ के लोग भी काफ़ी अरसे से काबीना में नहीं जा रहे। तो अखलाकी तौर पर हुकूमत करने का जवाज़ इमरान खान खो चुका है। अब इस सूरत हाल में चाहिए उसको ये
कि वो खुद एतमाद का वोट ले लेते, पता चल जाता कि उसके साथ कौन है और कौन बाहर है। तो बहरहाल अपोजिशन की कोशिश तो हमेशा ये रहती है कि हुकूमत गिराए और मुतबादिल हुकूमत बनाए। लेकिन ये ऑपोजिशन ये नहीं चाहती, ये नहीं चाहती। ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें ये नहीं चाहती। जब आप लोगों ने धरने में भी हुकूमतें गिराने की, हुकूमत गिराने की बात की, ना पीपल्स पार्टी ने आपका साथ दिया, ना नून लीग ने आपका साथ दिया। इस साल इस सवाल का जवाब आप दे दें कि अगर वो नहीं चाहती तो क्या चाहती है? जिस तरह हुकूमत चल रही है ना, किसी ने धरने दिए, किसी ने आपका साथ दिया, कोई बाहर निकला, किसी ने इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, मुझे आप बता दें। मैंने तो अर्ज किया ना कि अगर ये हमारे साथ देते, मसलियतों के शिकार न होते तो ये सूरत हाल न होती। अब भी अगर ये मसलियतों का शिकार रहेंगे तो कौम के हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुंचेंगे, क्योंकि महंगाई आसमान को छू रही है। वो सही है, मुलाजिमीन चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तब्दीली के लिए लोगों की कोशिशें हैं, का हर फर्द। मौलाना साहब वो भी इतना आसान नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने भी ये वाजे कर दिया है कि मरकज में उनकी पार्टी हुकूमत के साथ है और यहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, तो वहां पर भी आप लोगों के लिए ये खेल खेलना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हम बलूचिस्तान में तब्दीली लाए, हमारी बस चले तो हम पंजाब में भी तब्दीली ला सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे हम राब्ते में हैं, तो तब्दीली तो कहीं भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। पंजाब में भी तो देखते हैं। अगर मेरी बात आप समझ लें जरा। अगर हमारे दोस्त जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं, अगर जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं उस बात पे वो आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया JUF के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आता है एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने आज एक और बेहतरीन मिसाल कायम की है और कराची तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट हादसे के 1 माह और 2 दिन के बाद आज कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। रिपोर्ट पेश करते हुए वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान का ये कहना था कि पायलट और मुआविन पायलट दोनों की तवज्जो लैंडिंग की बजाय कोरोना वायरस के मौजू पर मरकूज थी। जहाज़ उतारते वक्त जहाज़ और ATC ने मुरव्वजा उसूलों की पाबंदी नहीं की। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ में किसी किस्म का कोई नक्स नहीं था और ना ही पायलट ने कंट्रोल टावर से ऐसी कोई बात बताई, उसको बताई कि जहाज़ में कोई मसला है। गुलाम सरवर खान ने यह भी कहा कि हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार होने में 1 साल का वक्त लगेगा। रिपोर्ट की तफसीलात बताते हुए वफाकी वज़ीर ने अहम इंकशाफ ये किया कि 860 में से 262 यानी तकरीबन 30% पायलट्स अभी ऐसे हैं जिनके लाइसेंस जाली है, फेक हैं, जिन्होंने खुद इम्तिहान नहीं दिया और इनका फ्लाइंग का तजुर्बा भी नहीं है। ज़रा सुनिए आज गुलाम सरवर साहब ने क्या कहा। है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो सर ये बताना भी ज़रूरी था इसके साथ ही साथ, और सिर्फ ये बता नहीं रहे, इस पे हमने एक्शन भी शुरू करवा दिया है जी। इस इंकशाफ के बाद अब ज़राए से ये भी खबरें आ रही हैं कि PIA ने जाली लाइसेंस और जाली डिग्री रखने वाले पायलट्स के खिलाफ अब सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है और सिविल एविएशन से जो फहरिस्तें हैं वो भी मांग ली गई और ऐसे तमाम पायलट्स को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक फौरी तौर पर ग्राउंड करने का फैसला किया गया है। PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने इस हवाले से लीगल और फ्लाइट ऑपरेशन जो टीमें हैं उनको भी तलब कर लिया है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि PIA के 400 पायलट्स में से 150 कप्तानों के पास मुबैना जाली लाइसेंस होने का इंकशाफ हुआ है और PIA के 4 पायलट्स को नौकरियों से बर्खास्त करने की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने आज ये भी कहा कि गुज़श्ता अदवार में इदारों को सियासत ज़दा किया गया।
मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, सियासी बुनियादों पर लोगों को भर्ती किया गया, आंखें बंद करके जाली डिग्रियां और लाइसेंस बनवाए गए। लेकिन वजीर साहब, आपने तो गुज़श्ता हुकूमत पर बड़ी आसानी से आज गुलाम सरवर साहब ने सारा मलबा डाल दिया कि मेरिट को नहीं देखा गया, जाली भर्तियां की गई, जाली लाइसेंस बनवाए गए। लेकिन शायद ये हुकूमत ये भूल रही है कि इस आवाम ने आप ही की हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को तब्दीली के लिए ही वोट दिया था। सिर्फ बातें करने और गुज़श्ता हुकूमतों पर मलबा डालने से तब्दीली यकीनन नहीं, कभी नहीं आएगी। फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि सिर्फ आइडियाज़ काफ़ी नहीं है, इसके लिए एक मजबूत टीम बनानी होती है। उम्मीद है यकीनन कि आप लोगों की जो टीम है, तहरीक इंसाफ की जो टीम है, हुकूमत है, ये तब्दीली जल्द लेकर आएंगे। इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। शहजाद साहब, आज कौमी असम्बली में ये रिपोर्ट पेश की गई है PIA तैयारा हादसे की, जिसमें इन्होंने कहा कि पायलट और मुआविन पायलट जो थे ये लैंडिंग की पर इनकी तवज्जो नहीं थी, बल्कि कोरोना का जो इशू था उसको डिस्कस कर रहे थे। वो पायलट जिसने 20 साल जो है ना वो फ्लाई किया हो ऑपरेशन को, उसकी स्किल्स पर सवाल उठाना कि वो लैंडिंग पर उनकी तवज्जो नहीं थी, वो और उनके जो को पायलट थे वो कुछ और बातें करने में मसरूफ़ थे, आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक है? आपका क्या तज्जिया इस रिपोर्ट पर? देखिए, मुझे जनरल सा रिमार्क लगता है ये, और दूसरी बात ये है कि ये फ्लाइट के किस हिस्से में ये गुफ्तगू हो रही थी जिससे कि इन्होंने ये अखज़ किया कि कोरोना उनके दिमागों पे ज़्यादा सवार था बजाय लैंडिंग के। मेरा ख्याल है लैंडिंग के वक्त ऐसा होता है कि पूरी तवज्जो लैंडिंग पे होती है, लेकिन इसमें एक और भी वजह है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो एक सर्टेन हाइट पे पहुंच के तकरीबन 10,000 के करीब जब पायलट पहुंचता है, जहाज पहुंचता है, तो वो जो ऑटो पायलट होता है उसको डिसएंगेज कर लेता है। अच्छा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका ध्यान नहीं था, उसको पता था कि वो क्या कर रहा है। अगर तो वो, और ये जहाज ऐसा है कि ये ऑटोमेटिकली लैंड भी कर सकता है, गो कि हम इसको लैंडिंग कराते नहीं है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एट अ लोअर हाइट उसके ऊपर बेहतर होता है कि किसी के कंट्रोल में हो जहाज, लेकिन इसमें ये एबिलिटी भी है। तो इसलिए ये कहना, लेकिन उन्होंने तो 10,000 फुट पे इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो इसका मतलब ये है कि पायलट्स का ध्यान बिल्कुल लैंडिंग की तरफ था तो सही, और ये कहना ये बड़ा जनरल सा रिमार्क है कि उनका ध्यान कोरोना की तरफ। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली भी लैंडिंग हो सकती थी तो कहना कि जहाज में किसी किस्म का नक्स नहीं था, क्या ये भी बात आपको सही लगती है? बिल्कुल सही बात है, ऐसी ही बात है। और बिल्कुल जब ये हादसा हुआ तो उसके फौरन बाद बहुत से हम में से लोग टेलीविजन पे आए जो तजर्बा रखते हैं एविएशन का, और हमने अपना ख्याल पे बताया लोगों को और शेयर किया। उसमें यही था कि बड़ी वाज़ेह सी चीज़ थी कि ये एक मिस मैनेजमेंट है, ये मिस कैलकुलेशन है पायलट की, और की जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था उसको उसने फॉलो नहीं किया, और गलती दर गलती करता गया इस हद तक कि 2 पायलट होते हैं जहाज के अंदर, और 2 पायलट का मतलब ये होता है कि उनका जो आपस में जो वर्कलोड है वो शेयर हो जाए, यानी आधा आधा, उसका अपना काम उसका अपना काम। जब दोनों पायलट एक ही काम पे लग जाएं, इसका मतलब है कि आपके यहाँ कॉकपिट के अंदर मैनेजमेंट बहुत पुअर थी। आपने इतने मसाइल खड़े कर लिए कि अब 2 लोग मिलके एक काम कर रहे हैं, हालांकि उनको सबको अपना अपना हिस्सा करना चाहिए था। इसको कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। तो उसके ऊपर भी मुकम्मल फेलियर, उसके बाद पायलट की एरोगेंस, और ये तमाम जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी उनको डिसरिगार्ड करना, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो ना करना, तो ये पायलट की गलती तो थी ही थी। लेकिन जो 3 बड़ी चीजें जो जिसका हमें ख्याल करना है वो जो नजर आ रही हैं वो ये कि पायलट्स में ये कहां पे इनडिसिप्लिन आ गया है, और खासतौर पे ये इन पायलट्स के ऊपर जो कि सवारियों को लेके जाते हैं, पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, कि वो प्रोसीजर्स को प्लाउट करें, उनको फॉलो ना करें, और SOPs को फॉलो ना करें, जो बताया गया उसको फॉलो ना करें, क्योंकि इसी में ही एक सेफ लैंडिंग है। और प्रोफेशनलिज्म में ये SOPs को फॉलो नहीं करना, जाहिर एक रिकॉर्डिंग होती है, जो 8 टावर के पास सारे रिकॉर्ड हो रही होती है। यकीनन ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा होगा कि पायलट जो इस तरह SOPs को फॉलो नहीं करते हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा, तो इतनी देर क्यों की फिर इन पायलट्स को डिसिप्लिन में लाते लाते? आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि पायलट ने SOP पर अमल नहीं किया, पायलट डिसिप्लिन नहीं था, तो ये क्या पहले कभी इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी गई कि पायलट्स को ये डिसिप्लिन में लाया जाए कि जो SOPs मिले हैं आपको या जो पीछे से डायरेक्शंस मिली है उनको फॉलो किया जाए? ये तो पहला वाकया तो नहीं होगा, ये कोई गैर मामूली चीज़ तो नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, इसी में जवाब है कि अगर ये इतने अरसे से हो रहा है और कब से हो रहा है और हमेशा से हो रहा है, हमेशा से सब नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो क्या वजह है कि आज तक उनको सीधा नहीं किया जा सका? क्या वजह है कि उनको किसी डिसिप्लिन में नहीं लाया जा सका? ये क्या उनके पीछे कुव्वत है जो उनको एक इम्प्यूनिटी देती है कि आप जिस तरीके से मर्जी जहाज को फ्लाई करें, आप कंट्रोलर की बात ना सुने,
99% ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम ये जहाज रिकवर करके लैंड कर जाते होंगे। इसलिए पेट्रोलर भी आराम से बैठा है कि ये लैंड कर जाएगा। लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा कि आप एक गलती खुद इंड्यूस करते हैं और फिर उस गलती को मल्टीप्लाई होने देते हैं और फिर गलती दर गलती के बाद अपने आप को सैचुरेट कर लेते हैं कॉकपिट के अंदर इस हद तक कि दो पायलट एक काम पे लग जाते हैं बजाय अपना अपना काम करने के। जिसने गियर नीचे करने थे वो भूल जाता है उसके कुछ करना है, वो सब के सब हाइट और स्पीड को फाइट करना शुरू कर देते हैं कि यार जहाज को किसी काबू में लेके आओ ताकि हम उतर सके, नीचे लैंड कर सके। तो वो जाहिर है कि नहीं कर पाए, उसकी वजह से फिर ये गलती दर गलती होती गई और जहाज क्रैश हो गया। तो ये जो इम्प्यूनिटी है कि हमें किसी की परवाह नहीं, हमें कोई पूछ नहीं सकता, ये कल्चर कहां से आया, इस कल्चर को आपने डिफाइन करना है। इसके अंदर बड़ी वाज़ेह चीजें हैं, इनकी जो यूनियनिज्म है, जो इनके ग्रुप्स हैं, जो इस किस्म का आपस में। उससे बढ़कर एक और चीज शहजाद चौधरी साहब, ये इंकशाफ, उससे बढ़कर एक और चीज जो जाली डिग्रीज, फेक लाइसेंस का जो मामला सामने आया, खैर ये भी कोई नई बात नहीं है, 2008-9 से ये मसला जो है ना मीडिया पे आता भी जा रहा है। तो इसमें सिविल एविएशन का फिर क्या किरदार है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसका? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जो बात मुकम्मल कर लेनी है। ये जो यूनियंस और ट्रेड यूनियंस और पायलट एसोसिएशंस और ये सारे 5-6 ग्रुप हैं पीआईए के अंदर, सिविल एविएशन के अंदर 2-3 है। ये मिल मिला के 9-10 ग्रुप्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि अच्छा किसकी ड्यूटी कहां लगेगी, किसको सजा मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और सजा मिलनी ही नहीं है किसी को। आप कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते जब तक ये, और ये तकरीबन इसका मतलब है कि आपका मुकम्मल निजाम पीआईए का कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ है। सो व्हाट डू यू नीड टू डू, बिल्ड अ न्यू, दोबारा बनाइए इसको। कैसे बना के इसको खत्म करके इन्हीं चीजों से रिस्ट्रक्चरिंग करें, दोबारा लेके आए, जब नए कवानीन बनाए, इसकी जो पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप है उसको चेंज करें, रेशो प्राइवेट हाथों में दें। देखें किस तरीके से ये सारे पायलट, ये इतरों में, दुबई में या शिकागो या अमेरिका के किसी बाहर के अड्डे पे ये मुझे करके दिखा दें जो यहाँ पे करते हैं पीआईए के पायलट्स, अपनी मर्जी, इनको उठा के वहां पे जमीन पे, दे विल नॉट बी परमिटेड टू लैंड, दे विल टू गो बैक, वापस चले जाओ। बिल्कुल तो ये चीजें जो सही करने वाली हैं, और इसका तरीका सही करने का ये है कि भाई इसको रिस्ट्रक्चर करो। ये इस हद तक करोड़ज़दा हो चुका हुआ है निजाम कि इसको अब दोबारा सही नहीं किया जा सकता। तो अब आ जाते हैं सिविल एविएशन के ऊपर। सिविल एविएशन का भी यही मसला है, सबके सब यहाँ से पायलट जाते हैं वहां ड्यूटी पे चले जाते हैं सिविल एविएशन के साथ ड्यूटी पे, उन्होंने ही चेक करना है इन पायलट्स को। जो अब आप बात करते हो ना कि लाइसेंस सही नहीं है, इसलिए लाइसेंस सही नहीं है कि वो जाली लाइसेंस क्यों है कि वो रिन्यूअल के लिए जाना है, वो कहता है यार हो गया बस ठीक है, कागज भेज देना मैं कर दूंगा। एक्चुअल फ्लाइट हुई नहीं है, फ्लाइट चेक्स हुए नहीं है, सब आपस में मिले जुले हैं। ये भाई बंदी का मामला है, भाई बंदी के अंदर तबाही मच गई है, लोगों की जानें चली गई हैं और जाती रहेंगी जब तक कि हम इस पूरे निजाम को सही नहीं करते। रेगुलेटर का काम है मुकम्मल तौर पर सेपरेट होना। इसमें पिछली हुकूमतों का भी ज़ाहिर जिम्मेदार है, ये कोई इस हुकूमत में तो ये पायलट नहीं लगे ना जिनकी डिग्रीज जाली सामने आ रही हैं, लाइसेंस जिनके जाली सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पिछले 20-25 साल से सब तबाही हुई है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, इसके बगैर और कोई चारा ही नहीं है। जो हमें लाले ये देते हैं ना, ये लॉलीपॉप्स कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। एयर मार्शल आसिम ने सिविल एविएशन को ठीक करने की कोशिश की, सारा सिविल एविएशन जाके मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में बैठ गया, इसको सैक करो, ये बड़ा सख्त आदमी है। अच्छा वो घर उसको सैक कर दिया, या आजम नहीं है ये जो इंटीरियर सेक्रेटरी इनका भाई है, अच्छा उसको घर के आज तक डीजी सिविल एविएशन नहीं लग सका, उसके बाद एक्टिंग डीजी है। ये सब के सब मिल जाते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। ये है आपके निजाम का सत्यानाश हुआ। लेकिन सबसे बढ़कर अगर हुकूमत कुछ करना चाहे, किसी इदारे को ठीक करना चाहे, तो क्या कुछ नहीं हो सकता शहजाद चौधरी साहब? ये अल्टीमेटली कमजोरी भी हुकूमतों की है, पिछली हुकूमतों की भी, और इस हुकूमत को भी हम यही कहेंगे अगर ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ जो तब्दीली की। बिल्कुल जस्ट अ मिनट जी, मुझे बताइए स्टील मिल के अंदर आज आपने 2007 में फैसला किया इफ्तिखार चौधरी साहब ने कि नहीं इसको प्राइवेटाइज करना। हर साल आप 30-40 अरब उसमें डबो देते हैं, उसकी अपनी लायबिलिटी उसके अलावा है। अच्छा तबाही मचा दी आपने अपने पैसों के साथ, अपने पूरे बजट के साथ, अपने निजाम के साथ। अच्छा आज एग्जैक्टली यही चीज आपके साथ हो रही है पीआईए के अंदर। आप जिस तरह मर्जी कहते रहे, जिस तरीके से पाकिस्तान, और उसके अंदर क्या था, आज स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने की बात हुई, एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होगी, लेबर उसके कि जी हम तो मजदूरों के साथ हैं, हम तो किसानों के साथ हैं, हम तो, ये सब के सब सियासत खेलते हैं। इन्हीं लोगों ने
सिविल एविएशन का सत्यानाश किया इन्हीं लोगों ने। पीआई के पुष्पनाई की इस वक्त जो एसोसिएशन है उसके अंदर कोई पीएमएलएन करता है, कोई पीपी का है, कोई पीटीआई का है, कोई फलाने का, कोई धमकाने का। दिस जस्ट टू स्टॉप जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, मुल्क में कोरोना की इंसानी ज़िंदगियों पर तबाहकारियाँ जो हैं ये बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। जून के दौरान कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात में इजाफे ने सबको हिला कर रख दिया है। फिर ऐसे में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अफराद के लिए एक इंजेक्शन रेमडेसिविर 100 मिलीग्राम कारगर साबित होना शुरू हुआ तो फिर कंपनीज़ ने 20,000 रुपये वाले इस इंजेक्शन की कीमत 1 लाख रुपए से 1,25,000 रुपए तक पहुंचा दी और इंजेक्शन जो है ये ब्लैक में बिकने लगा। 8 से 11 जून 2020 तक के इजलास पे रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 मिलीग्राम के हंगामी इस्तेमाल के लिए 2 दरामद कुनिंदगान और मकामी तौर पर अद्वियात तैयार करने वाले 14 कंपनियों को इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई ताकि कोरोना वायरस का इलाज करने वाले अस्पतालों में मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 मिलीग्राम जो है ये फराहम किया जा सके। ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के मुताबिक अद्वियात तैयार करने वाले ब्रांड की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत फ़रोख्त दस्तयाब ना होने की सूरत में भारत और बांग्लादेश में इस्तेमाल होने वाली जो मुतबादिल अद्वियात होती हैं उनकी औसत कीमत के हिसाब से ज़्यादा कीमत फ़रोख्त का तयन किया जाता है। भारत की नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर दवा की कीमत फ़रोख्त मौजूद ना होने की वजह से कमेटी की जानिब से बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमीशन से रब्ता किया गया। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से 7 जून के ख़त में आगाह किया गया कि बांग्लादेश में ये दवा जो है रेमडेसिविर दस्तयाब है और पाकिस्तान को $66 के हिसाब से बरामद की जा सकती है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से आगाह किया गया कि दवा की कीमत फ़रोख्त जो है इस माह के आखिर तक खाम माल की कीमत में कमी की वजह से $50 से $55 तक आ सकती है। बांग्लादेश से इंजेक्शन्स का बंदोबस्त होने पर प्राइसिंग कमेटी की जानिब से रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 मिलीग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत फ़रोख्त 10,873 मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को अब ये शिकायत मिली है कि एक मकामी दवासाज कंपनी जो है वो भी यही इंजेक्शन तैयार कर सकती है, लेकिन रैब की जानिब से मकामी दवासाज कंपनी के इस इंजेक्शन की कीमत के तयन और रजिस्ट्रेशन के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए ताकि मुबैना तौर पर दरामद कुनिंदगान को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी वज़ारत सेहत को रैब के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की तहकीकात करके 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। भारत से अद्वियात दरामद करने का स्कैंडल भी हमने इसी प्रोग्राम नाइट एडिशन में ब्रेक किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया मगर 2 महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई है। पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर भी अमल दरामद ताहाल नहीं हुआ है और तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि इस इंक्वायरी का जो है ना वो क्या बनेगा। मैं बात करूँगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। सुहेल भट्टी, बड़ी हैरानगी की बात है कि जो 20,000 रुपये वाला इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए और हो सकता है वो 1 लाख से 1,25,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ये किस लेवल पर ये गठजोड़ हो रहा है कि ये अवेलेबल भी नहीं है और अगर है तो इतना महंगा और ब्लैक में बिक रहा है? ये सारी गेम हो किस लेवल पर रही है? शायद ये बहुत परेशान कुन और अफसोसनाक सूरत हाल है कि कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ कोई अचानक नहीं हुई। मार्च से ऑनवर्ड हम देखते हैं कि मुश्किल तरीन सूरत हाल हमारे सामने थी और बिलखुसूस तमाम इदारे मुतहरिक थे, लेकिन उसके बावजूद एक तवील एक दास्तान है हमारे मुल्क के अंदर बिलखुसूस कि जब भी आवाम किसी मुश्किल से दो चार होते हैं तो ऐसे मौके के ऊपर कुछ मफाद परस्त मौका परस्त लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक मेलिंग का सहारा लेते हैं, मुख्तलिफ कीमतों अशिया की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। यही सूरत यहाँ पे हुई जब हुकूमत इस बात की निशानदही कर रही थी कि जून का महीना कोरोना वायरस के जो दादो शुमार हैं, जो असरात हैं, जो उसके मरीज़ हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा होगा, अमवात की तादाद में भी इजाफा हुआ। और वही हुआ कि बड़ी पैनिक क्रिएट हुई जून के महीने के अंदर, चूँकि जब एक दिन के अंदर 6,000 से ज़्यादा केसेस भी सामने आए, अमवात के शरह में भी इजाफा हुआ।
तो इस मौके के दौरान अगरचे कि लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन आना तो बाकी है, लेकिन कुछ अद्वियात मार्केट में ऐसी मौजूद थी जिनसे मुख्तलिफ लोग जो इस बीमारी से दो चार हो जाते हैं तो उनको काफ़ी हद तक रिकवरी के चांस मौजूद थे। उसी में से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी था। अब सूरत हाल ये है कि मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर ये इंजेक्शन ब्लैक में भी आपको कोई देने को तैयार नहीं है। अच्छा। और अल्टीमेटली यहाँ पे 2 रोज कबल एक मरीज को इसी सूरत हाल का सामना रहा, तो उसने कराची से मंगवाया 1,25,000 रुपए में। लोगों ने इसको ब्लैक किया, लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी इस इंजेक्शन को ब्लैक करने वालों के खिलाफ वो अभी तक तो नहीं हुई। लेकिन दूसरी जानिब पैरेलल हुकूमत, वजारत सेहत, ड्रैप और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसके ऊपर कोशिश करता रहा कि इस इंजेक्शन की जो फ्राहमी है उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। एक जगह एक मुल्क ऐसा सामने आया जहां पे इंजेक्शन अवेलेबल था, बांग्लादेश, जिसकी तफसीलात हमने शुरू में अपने नाज़रीन के साथ शेयर की। और नाइट एडिशन को मिलने वाली दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने, जो कि बांग्लादेश में तैनात थे, उन्होंने बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले किया और 7 जून को उन्होंने कंफर्म किया कि ये इंजेक्शन फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान लाया जा सकता है। इसकी जो उस वक्त डॉलर में इसकी जो प्राइस वहाँ पे पाकिस्तान के खरीद सकते हैं $66 है। अच्छा। और आने वाले दिनों में ये मजीद सस्ता होगा, मजीद सस्ता होगा, एग्जैक्टली मजीद सस्ता होगा। तो 10,873 रुपए मौजूदा इसकी कीमत है और ये हर बंदा अफोर्ड करता था जो इस मुश्किल इसका मतलब फिर इंपोर्टर जो है वो रुकावट डाल रहे हैं इसमें। रुकावट वो जी। तो प्रॉब्लम फिर यहाँ पे आई कि हमारे यहाँ एक बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ जब कोई काम होने लगता है तो उसके अंदर फाइल वर्क और बहुत से मसाइल आते हैं। अल्टीमेटली ड्रग प्राइसिंग कमेटी की जानिब से ड्रैप ने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल किया। अब इसकी इंपोर्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन साथ मसला उस वक्त गंभीर हुआ जब कुछ कबीना अरकान ने प्राइम मिनिस्टर को शिकायत की कि ड्रैप ने एक ऐसी कंपनी को, जो कि पाकिस्तान की कंपनी है और वो लोकली फौरी तौर के ऊपर ये इंजेक्शन तैयार करने की पोजीशन में थी, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन को डेलिबरेटली डिले किया गया है ताकि इंपोर्टर को फायदा मिले। ये बहुत परेशान कुन बात थी प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये एक बॉम्बशेल था कि पाकिस्तान अवाम इसके मरीज हैं वो मर रहे हैं और कुछ कंपनियां अपने इंटरेस्ट के लिए खेल रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसकी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है कि फौरी तौर पर यकीनी कैसे बनाया जाएगा। बांग्लादेश से मंगवाई जा रही है, ये इंपोर्ट की जाएगी और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अगर इजाजत मिल गई है तो फिर इसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि ये जो ब्लैक में बेच रहे हैं 1,25,000 उसमें ना बिके, जो इसकी रियल प्राइस बनती है 10,873 उसी में बिके। इस बात को यकीनी आप कौन बनाएगा? देखिए, ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कड़ा इम्तिहान है कि बांग्लादेश से इंपोर्ट तकरीबन शुरू हो चुकी है और जल्द ये इंजेक्शन पाकिस्तान में वाफर मिकदार में आ जाएगा। अब सूबाई हुकूमतें कैसे इसकी जो ब्लैक मार्केट इसको किया जा रहा है उसको कैसे रोकती है, उनका कड़ा इम्तिहान है। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी खबर ये भी है जो अपने नाजरीन को, नाइट एडिशन के नाजरीन को हम बताते जाएं, जो हमें सरकारी दस्तावेज मसूल हुई है, जो मजीद हमने इसकी तहकीकात की, उसके मुताबिक आइंदा 10, 15 से 20 रोज़ के दौरान पाकिस्तान की कंपनी इस इंजेक्शन की तैयारी कामयाब तरीके से करने के बाद मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश कर देगी। तो वो लोग जिन्होंने होर्डिंग की हुई है, जो ब्लैक मार्केट कर रहे थे इस इंजेक्शन को, उन्हें चाहिए कि वो इस वक्त आवाम के हाल पर रहम खाएं और इस इंजेक्शन को नॉर्मल रेट के ऊपर फ़रोख्त करें। इस हवाले से मैंने रब्ता किया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान आसिम रऊफ साहब से। उन्होंने 2 चीज़ों की वजाहत की है। उन्होंने कहा जी कि अगर की इंक्वायरी हो रही है, हमने इसका जवाब सेक्रेटरी सेहत को जमा करवा दिया है, लेकिन हमने उस कंपनी को, जो पाकिस्तानी कंपनी है, उसका सारा केस अप्रूव कर दिया है। आइंदा 15 से 20 रोज़ के दौरान ये इंजेक्शन तैयार करके ड्रैप के तमाम असूलों के मुताबिक वो पाकिस्तान में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होगा। बांग्लादेश से भी हम इसकी इजाज़त दे चुके हैं और जो इसकी मौजूदा कीमत 10,873 रुपये कैलकुलेट की गई है। आने वाले दिनों में इसकी रॉ मटीरियल सस्ता होने का इम्कान है। ये इंजेक्शन मजीद सस्ता होगा और ड्रैप बड़ी विजिलेंटली इस केस को देख रही है। अच्छा। लेकिन हतमी फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने करना है इस केस में। याद होगा अभी मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि भारत से जो गैर कानूनी तौर पर अद्वियात को इम्पोर्ट करने का जो स्कैंडल हम लोग अपने प्रोग्राम में सामने लेकर आए थे, वो इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? हुकूमती सतह पर लगता है कि मामला खटाई में पड़ गया है वो। शाजिया, बिल्कुल नाइट एडिशन के अंदर हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था, इंक्वायरी का हुक्म दिया था वज़ीर-ए-आज़म के जो मामले खसूसी हैं बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब को। मेरे इत्तला के मुताबिक ये इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई थी, उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। चूँकि भारत से अद्वियात दरामद करने का मामला था, जान बचाने वाली अद्वियात दरामद करने की इजाज़त की आड़ में
बहुत सी दीगर अद्वियात भी दरामद की गई, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के नाम उसके अंदर आ रहे थे जिनकी वजह से इस इंक्वायरी को ठप कर दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, 1 हफ्ते के अंदर ही ये इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन अब शायद ये इंक्वायरी रिपोर्ट हतमी सिफारिशात के साथ और ज़िम्मेदारों को तयन करने के साथ शायद मंज़िल आम पर ना आए, चूँकि कुछ ऐसे अफसरान और कुछ हुकूमती शख्सियात के नाम इसके अंदर आ रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा एक नया स्कैंडल बन सकता था, हुकूमत के लिए दर्द सर बन सकता था, जिसकी वजह से इसको दबा दिया गया इस फाइल को, और इसके ऊपर मजीद इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।